Welcome back to my channel Wisdom Academy. I am Komal Dixit and I hope you all are doing great. और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि DSSB पीआरटी के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है, आप किन बुक्स का पढ़ने में यूज कर सकते हो या कहाँ से आपको तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगी अपने एक्सपीरियंस पर, जिसको मैंने अपने लास्ट टाइम DSSB पीआरटी के एग्जाम में प्रिपरेशन में यूज करा था और ये अप्रोक्स 20 to 30 मार्क्स मेरे इंक्रीज हो गए थे। तो मैं चाहती हूँ अगर इस स्ट्रेटेजी से आप लोगों को भी प्रॉफिट होता है तो ये बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, सेकेंड चीज, मैं बहुत ज्यादा बुक जो है प्रेफर नहीं करती। जैसे आपके कमेंट्स आते हैं कि आप तो बस इतनी सी बुक बता देते हो, तो मैं खुद भी बहुत ज्यादा बुक्स नहीं पढ़ती, तो मैं आपको ही क्यों बताऊंगी। क्योंकि देखो 10 बुकों को एक बार पढ़ने से अच्छा है आप एक बुक को ना 10 बार पढ़ लो, मतलब बार बार आप किसी चीज की प्रैक्टिस कर लो तो वो ऑटोमेटिकली आपको बहुत अच्छे से आ जाएगी। तो आप भी ज्यादा बुकों की तरफ ना भागते हुए जो भी आपके पास है, जितनी भी आपके पास है, आप उसको अच्छे से पढ़ो। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन है कि DSSB पीआरटी की वैकेंसी कब आएगी। देखो लास्ट टाइम ही सितंबर अक्टूबर में मैंने कहा था कि पहले पीजीटी की वैकेंसी आएगी, फिर टीजीटी की वैकेंसी आएगी, फिर पीआरटी की वैकेंसी आएगी। तो अभी पीजीटी की वैकेंसी आई, टीजीटी की वैकेंसी आई, बट पीआरटी की वैकेंसी नहीं आई, जिनको मोस्ट प्रोबेबली फरवरी मंथ तक ना आ जाना चाहिए था। उसका रीजन यही है कि देखो डीओई एमसीडी के पास मतलब कितनी वैकेंसीज कहाँ, कितनी वैकेंट है, कितनी वैकेंसी निकालनी है, ये डेटा ही नहीं है DSSB के पास। ठीक है, तो इसलिए डिले होता जा रहा है। सेकंड चीज, 2022 में जो वैकेंसी निकली थी पीआरटी की, वो भी आपको पता है वापस ले ली गई थी। तो ऐसा नहीं है कि DSSB पीआरटी की वैकेंसी नहीं आएंगी, नहीं, इनको तो आना ही है, ये वैकेंसी तो आएंगी। बट अभी आपको पता है आचार संहिता जो है वो लागू हो चुकी है, तो अभी तो आपकी वैकेंसी आने से रही। बट यस, जैसे ही आपका चुनाव हो जाएगा, आचार संहिता हट जाएगी, 4 जून के बाद वैकेंसी आनी स्टार्ट हो जाएगी और DSSB पीआरटी की वैकेंसी तो आनी ही है। तो अच्छा है कि आप वैकेंसीज आने का वेट करते हुए, छोड़ते हुए आप पढ़ाई स्टार्ट कर दो। ठीक है, और इसके साथ ही आपको पता है अभी बहुत ज्यादा यूट्यूब पर किसी मीटिंग के मिनट्स ऑफ मीटिंग वायरल हो रहे हैं, मतलब काफी सारे यूट्यूबर्स उस पर वीडियो बना रहे हैं कि ऐसा बोला गया है, इस पे DSSB को वैकेंसी पहुंचाओ, बताओ कितना है, कितना निकालना है। तो देखो पीआरटी की वैकेंसीज आनी ही है, नो डाउट, क्योंकि 2022 वाली वैकेंसीज भी वापस ली जा चुकी हैं। तो आप इससे अच्छा इन सब चक्रों को छोड़ते हुए आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर लो। आचार संहिता लगी हुई है अभी फिलहाल 1 महीने तक तो वैकेंसी नहीं आनी, बट इसके बाद जैसी जैसी अब आपका वोटिंग वगैरह का रिजल्ट सब कुछ आ जाएगा, आपको और जो एग्जाम्स है ना पीजीटी टीजीटी, इनकी डेट्स भी आनी स्टार्ट हो जाएंगी और जो भी मिसलिनियस वैकेंसी बची है, जो भी पीआरटी बची है, वो आनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। और इससे पहले अभी मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी तो उसमें बताया था कि नॉन टीचिंग जो है, DSSB ने नॉन टीचिंग की बहुत सारी पोस्टों पर निकाला है। तो मैंने आपसे कहा था कि जो भी टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं वो भी नॉन टीचिंग भर दो, क्योंकि पार्ट 1 आप में दोनों के लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो इसमें ही बच्चों को डाउट रहता है कि वो किन बुक से पढ़े। आप सभी को पता है अब DSSB के एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। वोटिंग का रिजल्ट अनाउंस होते ही सारे एग्ज़ाम्स की जो डेट्स हैं वो अनाउंस हो जाएंगी। तो सभी के मन में ये क्वेश्चन उठ रहा है कि DSSB की प्रिपरेशन कैसे की जाए, क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए जिससे फर्स्ट अटैम्प्ट में ही सारे बच्चे जो है DSSB का पेपर क्लियर कर लें। तो इसके लिए अग्रवाल एग्जाम कार्ड आपके लिए लेकर के आया है गाइड बुक और क्वेश्चन बैंक। सबसे खास बात क्या है कि ये जो क्वेश्चंस हैं, जो गाइड है, ये सिर्फ DSSB के पेपर को ही ध्यान में रख करके पूरा स्केड्यूल किया गया है, पूरा DSSB के पेपर को ध्यान में रख के बनाया हुआ है। सो ऑब्वियसली ये आपको DSSB के पेपर में तो हेल्प करने ही वाले हैं। इसके साथ ही जो एग्ज़ाम कार्ड की गाइड है उसकी जो लैंग्वेज है ना, बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है, ईजी से आप खुद से पढ़ के समझ सकते हो। सेकेंड चीज़, प्लस पॉइंट ये है कि इसमें सारा कंटेंट जो है ना आपका चैप्टर वाइज अवेलेबल है, मतलब आपको अलग अलग इधर उधर सफल होने की ज़रूरत नहीं है, सारा कंटेंट आपको चैप्टरों में मिलेगा, एक एक चैप्टर आप अच्छे से कर सकते हो। और इसके बाद देखिए, मान लीजिए आपने चैप्टर पढ़ा और फिर आपने चैप्टर पढ़ लिया, आपने अच्छे से समझ लिया, लेकिन अभी आपको कैसे पता चलेगा कि चैप्टर में से आपको कितना आया है, कितना नहीं आया। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप एग्जाम कार्ड के ही क्वेश्चन बैंक का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये जो क्वेश्चन बैंक है हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, आप इन क्वेश्चन बैंक का यूज़ करो और जो चैप्टर आपने पढ़ा है आप उसके क्वेश्चन लगाओ। तो क्वेश्चन जब आप लगाओगे, पढ़ोगे, तो आपको ध्यान में आएगा अच्छा आपका ये चैप्टर आपने कर लिया है, इसमें से अभी कुछ चीज़ें यहाँ पे प्रॉब्लम है, आपकी ये चीज़ें स्ट्रॉन्ग है, तो मतलब आप इससे सेल्फ एनालाइज कर सकते हो। तो जो भी आपके जो DSSB जो एग्जाम कार्ड के क्वेश्चन बैंक है, वो आपकी देखिए मैथ्स का आपको सिलेबस यहाँ पे दिख रहा होगा, ये सारा ना क्वेश्चन बैंक है। इसकी आपको गाइड भी मिलेगी जहाँ पे आपको क्वेश्चन करने के लिए मिलेंगे, और ये क्वेश्चन बैंक है, गाइड भी है, ये मैथ्स का क्वेश्चन बैंक है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन बैंक है, आप ये देख सकते हो। और ये इंग्लिश में है,
ठीक है। इसके साथ ही क्वेश्चन बैंक ही जीके का है, ये सेम आपको इंग्लिश में भी मिलेगा, हिंदी में भी मिलेगा, ठीक है। जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जिसमें आपको पढ़ना है, आप दोनों ले सकते हो। सो ये हिंदी में है और ये देखिए जनरल अवेयरनेस ये इंग्लिश में है, ठीक है। ये देखिए हिंदी का कंटेंट, ये जो आपको सारा इसका दिख रहा होगा इंडेक्स, ये सारा, और ये आपका इंग्लिश में जनरल अवेयरनेस का, ठीक है। तो इसी तरीके से ये आपकी कंप्लीट स्टडी गाइड है, पूरी गाइड है, हर सब्जेक्ट इसमें आपको देखिए मिलेगा यहाँ पे, जनरल स्टडीज, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है। सो ये जो है पूरा DSSB को ही ध्यान में रख के बनाया हुआ है, तो ये आपके लिए बिल्कुल हेल्पफुल है। सो DSSB के एग्जाम के लिए आप बिल्कुल इसको यूज़ कर सकते हो और अच्छे से अपना जो टाइम है उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। इन बुक्स का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाके देखिए। और उससे पहले आप एक सैम्पल PDF जो है, सैम्पल PDF डाउनलोड कीजिए, अच्छे से एनालाइज कीजिए कि क्या है, कैसे आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं। आप अच्छे से उसको खुद को एनालाइज कीजिए, फिर अगर आपको परचेज करने तो आप बिल्कुल कर सकते हो। मेन बेनिफिट इसका यही है कि जो सारी बुकें हैं वो DSSB के एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रख के बनाई गई हैं, क्योंकि यूजुअली करते हैं DSSB PRT। तो अगर हम पार्ट 1 की बात करें, ठीक है, आप सबको पता ही होगा, पार्ट 1 में हमारे 5 सब्जेक्ट आते हैं, जिसमें आता है हमारा जीके, ठीक है। 20 नंबर का जीके होता है। तो जीके के लिए क्या करना है, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये 20 मार्क्स का होता है। तो इसके लिए ना आप लुसेंट पढ़ लो, लुसेंट, ठीक है। लुसेंट में आपको हर तरीके की, जैसे जो कंप्यूटर होता है, मिसलेनियस होता है, साइंस होता है, ठीक है, सारी चीजें मिल जाएंगी। और ये आपको पता ही होगा कि जो भी एक एस्पिरेंट होगा सबके पास लुसेंट तो होती है, ठीक है। स्टिल अगर आपको लुसेंट पढ़ना बहुत भारी लगता है, क्योंकि अब एकदम से हम नहीं पढ़ सकते, रोज हम पढ़ रहे हैं, बैठ रहे हैं, कितना समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, तो आप क्या करो, जीके को प्रिपेयर करने के लिए लाइक 3 सब्जेक्ट अपना, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, इसके लिए ना आप क्या करो, अलग अलग ना कोर्स ले लो। बहुत महंगे कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, 200 300 रुपए के भी ना यूट्यूब पर या अगर एप्स पे आप जाओगे तो कोर्स अवेलेबल है। उसमें क्या होगा, 200 रुपए में आपको डेली तो एक क्लास मिलेगी। तो आपके माइंड को ये रहेगा कि अच्छा हमने पैसे खर्च करे ना, तो हमें क्लास लेनी है, भले वो 200 रुपए या 100 रुपए है, लेकिन आपको हमको क्लास लेनी है। आप उस क्लास को लेने के चक्कर में डेली 1 घंटा पढ़ोगे, ठीक है। जीके को या लुसेंट को डेली 3 4 घंटे पढ़ने से अच्छा आप डेली उसको 1 घंटा पढ़ो। 3-4 महीनों में भी आपका अच्छा खासा जो सिलेबस है ना वो रेडी हो जाएगा जीके का, या पर्टिकुलर आप जो सब्जेक्ट कर रहे हो उसका। तो जीके के जो 20 मार्क्स है आप लुसेंट से प्रिपेयर कर सकते हो। 20 मार्क्स तो खैर कभी किसी को नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसमें करंट अफेयर भी आता है, काफी सारी चीजें हैं, बट यस 13 to 14 नंबर आप इससे सिक्योर जो है अपने कर सकते हो, अच्छे से स्कोर कर सकते हो 13 to 14 मार्क्स। अगर आप मेन हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये लोग आप जो है रेडी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने रेडी कर लिए तो सिर्फ DSSB में ही नहीं, आप कोई भी एग्जाम दोगे आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। मैंने भी पहले, मैं जीके नहीं करती थी, बट लास्ट टाइम मैंने जीके करा और मुझे इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट देखने के लिए मिला, मैं तभी से आपको बोलती हूँ, ठीक है। और जीके जो है मैंने कैसे करी थी, जैसे पॉलिटिकल साइंस हो गया या हिस्ट्री हो गया, इसका अलग अलग ऐसे कोर्स खरीदा था और डेली एक वीडियो देखती थी, क्योंकि उस टाइम पे मेरे को ये था कि जैसे अगर मैं डेली जीके ही 3 से 4 घंटे पढ़ूंगी तो मैं बाकी सब्जेक्ट कब करूंगी, तो मुश्किल से मैं 1 से 1.5 घंटा डेली जीके को देती थी। बट यस, आपको कॉन्टिन्यूसली पढ़ना पड़ेगा, 6-7 महीने आपको लग जाएंगे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस ही कंप्लीट करने में। पर अगर ये आपकी एक बार कंप्लीट हो जाएगी तो आप इसको, आपके लिए बार बार उसको रिवाइज कर सकते हो और आने वाले हर एग्जाम में वो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। तो जीके जो है आप इस तरीके से तैयारी कर लो, अलग से कोर्स ले लेके पढ़ोगे तो वो अच्छा है। इसके बाद आता है हमारा हिंदी, ठीक है। हिंदी के लिए मैं आपको बोलती हूँ, आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है, ठीक है। आदित्य पब्लिकेशन की बुक है, अगर आपने इसमें एक बार कर ली ना ये पूरी बुक, अगर आपने एक बार ये पूरी बुक कर ली तो DSSB नहीं, आप चाहे कोई भी एग्जाम दो जिसमें हिंदी आती है, आप उसको बहुत अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि इस बुक में काफी सारी चीजें जो है बहुत अच्छे से डिस्क्राइब की गई हैं, सारे टॉपिक्स आपके क्लियर हैं, आप एक बार खुद अच्छे से देखिए और इसको कीजिए, ठीक है। इसके बाद है इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश के में क्या होता है, देखो हमें काफी सारी चीजें तैयार करनी पड़ती है। एक तो हमारी वोकैबलरी, जो कि हिंदी मीडियम से बच्चे होते हैं वो समझ सकते हैं कि वोकैबलरी प्रिपेयर करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। हिंदी वाली वोकैबलरी तो बहुत इजीली प्रिपेयर हो जाती है, बट इंग्लिश वाली वोकैबलरी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनियम, सिनोनियम, सीडियम एंड फ्रेजेस, काफी सारी चीजें आती है और इनको हम जितना भी याद करें पेपर में कुछ और ही आ जाता है ना, पेपर में कुछ और आ जाता है। तो DSSB के लिए स्पेशली मैं आपको बोलूंगी, आप ना इसके लिए PYQ कीजिए, PYQ, ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कीजिए। पहले आप उसको देखिए कि इंग्लिश किस तरीके से आ रही है,
ठीक है। जैसे जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे होंगे वो तो इंग्लिश आराम से निकाल लेते हैं, लेकिन जो हिंदी मीडियम के बच्चे जैसे मैं, मुझे बहुत प्रॉब्लम आती है इंग्लिश में। जैसे जो अनसीन पैसेज आएगा वो तो इजीली हो जाता है, लेकिन जो वोकैबुलरी है ना, बहुत मेरे को बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता था, बहुत ज्यादा। क्योंकि मैं कितना भी याद कर लूं, कितना भी रट लूं, याद ही नहीं रहता था। पेपर के टाइम तक मैं बिल्कुल भूल जाती थी, और जो अब पेपर में जो भी वर्ड आता था वो न्यू लगता था कि ये तो न्यू वर्ड है, मतलब बिल्कुल कहीं देखा ही नहीं है। तो इस वजह से ना इंग्लिश में ये 7-8 नंबर बहुत इजीली कट जाते थे, सिर्फ वोकैबुलरी की वजह से। अगर आप लोग अभी ये वीडियो देख रहे हो तो आप अभी से ही वोकैबुलरी करना स्टार्ट कर दो। हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, डजंट मैटर, वोकैबुलरी तो आपको करनी ही पड़ेगी। तो आप डेली 1 वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड, जितना आपसे होता है आप डेली स्टार्ट कर दो। क्योंकि जब आप पेपर तक आएगा ना, पेपर करीब, जब तक आप कम से कम 10,000 वर्ड्स हमें करे हुए होने चाहिए। 10,000 वर्ड्स में भी सिर्फ 3-4 वर्ड्स हमें फेमिलियर मिलते हैं पेपर में, तो इसलिए हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो इसलिए वोकैबुलरी करना आप स्टार्ट कर दो। वो इसके लिए वॉल्यूम 1 है नीतू सिंह की, ठीक है, आपने नाम भी सुना होगा, वॉल्यूम 1 नीतू सिंह की, आप वो ले सकते हो। और इसके साथ ही DSSB के लिए आप PYQ कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, आप उसका पैटर्न देखिए कि किस तरीके से DSSB क्वेश्चन पूछता है। जो अनसीन पैसेज होते हैं, ग्रामर होते हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, मतलब ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से होते हैं, आप अच्छे से कर सकते हो। लेकिन फंसाने वाली चीज होती है इंग्लिश में सिर्फ एक वोकैबुलरी, तो उसको आप अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कीजिए, समझिए क्या पैटर्न है, कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, खुद ऑब्जर्व करके आप उसके अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए। इसके साथ ही जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपको सिर्फ टीचिंग के नहीं करने, ठीक है, सिर्फ टीचिंग एग्जाम के आपको नहीं करने की, मतलब आप TGT PGT का पेपर देख के जा रहे हो, नहीं। इसके अलावा जितने भी पेपर DSSB लेता है, चाहे वो स्टेनोग्राफर के हों, चाहे वो जूनियर डिवीजन क्लर्क के हों, चाहे वो ग्रेड 2 के हो, ग्रेड 4, 10 ग्रेड, जो भी पेपर DSSB लेता है आप उसके PYQ करके जाइए। और ये सिर्फ आपको इंग्लिश में ही नहीं, GK, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग दोनों में काम आएगा। और मोस्ट प्रोबेबली ये भी प्रोबेबिलिटी रहती है कि जो DSSB है ना, टीचिंग के क्वेश्चन नॉन टीचिंग में पूछता है, नॉन टीचिंग के क्वेश्चन टीचिंग में। तो आपने नॉन टीचिंग के पेपर कर रखे होंगे तो हो सकता है एज इट इज क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाए। लास्ट टाइम मेरे साथ ऐसे ही हुआ था, ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं तभी आपको बता रही हूँ। इंग्लिश में मेरे जो मार्क्स आए थे वो 14 आए थे, इससे पहले मेरा स्कोर आता था 7, 8, 9 मैक्सिमम, बट इस बार वो 14 थे। 6 नंबर भी मेरे वोकैबुलरी में या जो गलतियां थी वो कट गए थे, बट इससे पहले मेरा इतना स्कोर नहीं रहता था। बेसिकली मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, नंबर कोई बहुत ज्यादा नहीं है 20 में से 14, बट यस, उससे पहले मैं सिर्फ 8 to 9 ही नंबर ले पाती थी इंग्लिश में। तो ये फायदा मुझे PYQ करने से मिला था, तो डेफिनेटली ये आपको भी मिलेगा। और यस, मैथ्स एंड रीजनिंग, देखो मैथ्स एंड रीजनिंग ये भी हमारी, ये भी 20 मार्क्स है, और मैथ्स एंड रीजनिंग ये भी हमारे 20 मार्क्स का आता है। तो लास्ट टाइम जैसे मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था और मैंने आपको दिखाया भी था जब रिजल्ट आया था, मैं रीजनिंग में 19 क्वेश्चन करके आई थी, और मेरे रीजनिंग में एक क्वेश्चन छोड़ा था, तो 19 में से 19 क्वेश्चन ठीक थे, और मैथ्स में मेरे 20 में से 20 पूरे के पूरे ठीक थे, ठीक है। 20 आउट ऑफ 20 मेरे मार्क्स थे DSSB में। तो जबकि मेरा जो स्कोर था पहले 16-17 के आसपास रहता था। तो इस बार जब मैं पेपर देने गई थी तो मुझे ये था कि जैसे GK है, मैं GK करती नहीं थी, इंग्लिश में करती नहीं थी, मुझे लगता था इसमें मैं मैक्सिमम कितना ले सकती हूँ, 2-3 नंबर बढ़ा दूंगी। बट मेरी जो चीज सही थी, जो मेरी चीज थोड़ी सी अच्छी थी, जैसे मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, मुझे लगा इनमें मैं पूरा ही तो स्कोर ले लूं, मतलब कम से कम जैसे जो 16-17 ला रही हूँ, तो जब चीज मुझे आती है तो 16-17 क्यों, 20 आउट ऑफ 20 क्यों नहीं। तो वो चीज मैंने प्रैक्टिस करी, और तभी मेरे जो मार्क्स थे थोड़े से इंक्रीज हुए थे, एक तो GK की वजह से, एंड सेकंड मैथ एंड रीजनिंग की वजह से। मैथ एंड रीजनिंग के लिए आप जैसे किरण पब्लिकेशन की बुक आती है मैथ्स में, तो उसमें क्या होता है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 करके क्वेश्चन दिए होते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक बुक है, एक चैप्टर है आपका LCM, तो LCM के क्वेश्चन टाइप 1, फिर टाइप 2, टाइप 3, तो इससे आपको ये टाइप पता चल जाता है कि एक क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है, किस किस तरीके से पूछा जा सकता है, सारे करके टाइप है वो आपको मिल जाएंगे। रीजनिंग के लिए भी आप या तो अरिहंत की बुक ले सकते हैं या सेम किरण पब्लिकेशन की। और इसके साथ ही जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसे आपको छोड़ना नहीं है, वो है PYQ। इसके लिए भी आपको PYQ तो करना ही करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत ज्यादा। एक बार आप करके देखिए। और ये क्या रहता है, DSSB का पैटर्न सेम रहेगा, जैसे कितनी भी शिफ्टों में पेपर हो पैटर्न सेम रहता है। अगर मान लीजिए जो क्वेश्चन मेरी शिफ्ट में पूछा जा रहा है, सेम वही क्वेश्चन डिजिट चेंज करके दूसरी में पूछा जाएगा। तो अगर आप पहले से ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके रखोगे या फिर नॉन टीचिंग के करके रखोगे, अगर वही सेम पैटर्न आपके पेपर में आ जाएगा तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा।
एक लोगों की ना मेंटेलिटी होती है कि हमें तो सारे क्वेश्चन आते होंगे ना तो हम कर लेंगे, सारे क्वेश्चन आएंगे तो हम कर लेंगे, कैसा भी क्वेश्चन हो। बट क्या बात होता है कि क्वेश्चन के पेपर के ना पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए। अभी मान लीजिए हमें पता है कि इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और अगर हमने वही प्रैक्टिस कर रखी है, कर तो हम तब भी लेंगे जब हमने कोई प्रैक्टिस नहीं करी। और लेकिन अभी क्या होगा, अगर हम फेमिलियर है ना पैटर्न से, अच्छा इस तरीके का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ रहा है, तो पेपर में हमारे हाथ नहीं रुकते, हम फटाफट करते रहते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आएगा, कर लो। अगर आप ये पीवाईक्यू उठा के देखोगे ना, हर शिफ्ट में आपको सेम सेम क्वेश्चन दिखेगा, बस डिजिट चेंज होगी। तो आपको पहला पेपर करने में टाइम लगेगा, दूसरा पेपर करने में टाइम लगेगा, तीसरे चौथे पांचवें पेपर तक आते आते ना आप खुद फेमिलियर हो जाओगे। अच्छा ये क्वेश्चन तो ऐसा 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 कर दोगे, तुरंत आप कर दोगे। आप ये चीज करके देखना, खुद अपने ऊपर इंप्लीमेंट करना, तब आपको पता चलेगा। पहला पेपर सॉल्व करोगे, प्रॉब्लम आएगी, 3 प्रॉब्लम 4 प्रॉब्लम, आपने उसको सॉल्व कर ली। थर्ड फोर्थ में सब पैटर्न ही सेम है, क्वेश्चन ही तो अलग है, पैटर्न सेम है, आप फटाफट से उसको करने लगोगे, यानी फिर आपको वो क्वेश्चन आ गए, आप उससे यूज टू हो गए। तो यही सेम चीज आपको करनी है कि रीजनिंग और मैथ्स के लिए बुकों की इतनी ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, इतनी ज्यादा कि क्वेश्चन किसी भी तरीके का आए आप उसको कर लो। पर उसके लिए आपको पेपर का पैटर्न से फेमिलियर होना जरूरी है, वो आपको मिलेगा पीवाईक्यू से। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको नहीं छोड़ने। अब सेकंड है पार्ट 2। ठीक है, तो पार्ट 2 के लिए आपको पता है कि पिछले 2 से 3 सालों में DSSB का पेपर पिछले 4 सालों में 2 बार हुआ है। उसमें जो मोस्ट है वो NIOS से पूछा जा रहा है। ठीक है, NIOS, और ये आपका 100 मार्क्स का पेपर होता है। ठीक है, तो NIOS आपको करना है। ठीक है, आप सब कहते हैं कि सिर्फ हम NIOS ही कर ले या फिर सिर्फ हम साइकोलॉजी ही कर ले, तो नहीं, देखो दोनों ही चीजें आपको करनी जरूरी है। NIOS क्या है? NIOS क्या है? DLED का जो नेशनल, ये तो आपको पता ही होगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। ओपन स्कूल से जो DLED होता है ना, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, 2 साल का जो कोर्स है, NIOS जो कराता है, वो वाली बुक्स आपको पढ़नी है। ये टोटल 10 बुक्स है, 10 बुक है, पूरा DLED का कोर्स पढ़ना पड़ेगा आपको, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों का। कंटेंट बहुत ज्यादा है, 10 बुकें हैं, 32 ब्लॉक्स हैं टोटल, तो वो सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। और इसके साथ ही आपको कोई भी साइकोलॉजी, जो हमारी बेसिक साइकोलॉजी लाइक लर्निंग हो गया, मोटिवेशन हो गया, पर्सनालिटी हो गया, जो बेसिक चीजें हमारी लर्निंग थ्योरीज है और इंटेलिजेंस है, ये जो बेसिक चीज है ना, वो भी वैसे आपको इसमें पढ़ने को मिलेंगी। आपकी 506 इसका ब्लॉक है NIOS का, उसमें भी आप पढ़ोगे, लेकिन फिर भी आप अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए अलग से कोई भी बुक ले लो, चाहे जो आपने अपनी DLED में पढ़ी हो, चाहे आपके पास कोई भी बुक हो, आप उसमें से अपनी बेसिक, चाहे TN के नोट्स हो, ठीक है, TN के नोट्स हो, कोई भी बुक है आपके पास, आप उस बुक को कर लो। आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी कि किस तरीके से क्या है साइकोलॉजी। फिर उसके बाद आप NIOS पढ़ो। NIOS की पूरी 10 बुकें हैं, वो 10 की 10 बुकें आपको करनी पड़ेंगी, क्योंकि पिछली बार तीन बार का जो पेपर हुआ है, फर्स्ट बार में थोड़ा, लेकिन सेकंड और थर्ड बार जो पेपर हुआ है, पूरा पूरा पेपर 100 नंबर का NIOS में से आ रहा है। तो इसके लिए आप सबसे पहले तो पीवाईक्यू देख लो, क्योंकि समझ लो, आप पढ़ तो लोगे, फिर आपको लगेगा कि आप ये क्या पढ़ रहे हो, तो चैप्टर से दिए हुए हैं, चैप्टर है चैप्टर, आपको समझ नहीं आएगा कैसे क्या हो रहा है। तो पहले आप पीवाईक्यू देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से एनालाइज करो कि कहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, क्योंकि DSSB ना डे बाय डे बहुत स्मार्ट होता जा रहा है। जो पेपर 2019 में हुआ था, उसमें ना सीधी सीधी स्टेटमेंट उठा के दे दी थी कि गुरुकुल क्या है, तो अब गुरुकुल जो बुक में आंसर होगा उसका, वो 4 ऑप्शन दिए, आपको देना है। ठीक है, उसमें से आपको आंसर टिक करना है। अब बच्चों को पता चल गया, अच्छा NIOS में से पेपर आ रहा है, तो फिर DSSB और डीप जाना स्टार्ट हो गया। DSSB ने एक स्टेटमेंट दी, फिर उनके टुकड़े करने स्टार्ट करे, पहला सही है दूसरा गलत, दूसरा सही है पहला गलत, पहला और दूसरा दोनों सही है या दोनों ही गलत है। इस तरीके के क्वेश्चन लास्ट टाइम में आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ये आपको तभी पता चल पाएगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से फेमिलियर हो गए, आपको पता होगा। पीवाईक्यू आप देखो, पीवाईक्यू लगाओ, अच्छे से स्टडी करो, और NIOS तो आपको पढ़ना ही है। ठीक है, अब NIOS पढ़ते हैं तो बहुत प्रॉब्लम आती है, तो बहुत बोरिंग है, कैसे पढ़ें क्या पढ़ें, कुछ नहीं समझ में आता। सेम चीज मेरे साथ भी हुई थी जब मैंने NIOS पढ़ना स्टार्ट करा था। बट एनी हाउ 100 में से 82 मार्क्स मेरे स्कोर हुए थे। बट वो यही था कि टाइम ना बहुत कम मिला था मुझे, अगर 1 महीना या 2 महीना भी मिलता, मैं कम से कम NIOS को 2 से 3 बार हमें पढ़ना पड़ेगा पेपर से पहले। पेपर से पहले तो आप कितना भी पढ़ लो, लेकिन अभी ये है ना कि हमने NIOS को एक बार पढ़ लिया तो आपको समझ ही नहीं आएगा। आप बस जब आप फर्स्ट टाइम NIOS पढ़ोगे ना, जो बच्चे अभी पहली बार सीटेट देंगे 7 जुलाई को, जब आप NIOS दोगे DSSB के लिए, आप पढ़ोगे, आपको लगेगा क्या पढ़ रहे हो, आप तो चैप्टर्स पढ़ रहे हो। फिर उस सेकंड टाइम में आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, थर्ड टाइम जब आप पढ़ोगे आपको समझ में आएगा, अच्छा यहाँ से क्वेश्चन बना था, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो पहली बार पढ़ने में तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्या चल रहा है, बस आपको लगेगा कि आप पढ़ रहे हो।
तो इसके लिए मैंने अपनी NIOS लर्निंग सीरीज स्टार्ट करी थी। इसमें मैंने जो NIOS की बुक्स हैं 3 बुक्स करवाई हुई हैं, ठीक है। 3 बुक्स हैं अभी, 501, 502, 503 अपने चैनल पे कराई हुई हैं। आगे की अभी मैं करवाने की कोशिश करती हूँ कि मैं आगे की भी करवा दूं, तो अदरवाइज आपको वहां से कर लेनी है। और ऐसा नहीं है कि जो मैंने करवा दिया आपको वही करना है, नहीं। मैंने जो करवाया ना वो एक आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए है। आप 501 मान लो, चैप्टर 1 पढ़ने जा रहे हो, तो आप क्या करो, पहले मेरी वीडियो देख लो, तो थोड़ा थोड़ा सा आपको ना ये आइडिया मिल जाएगा कि उसमें कंटेंट क्या है। आपको मैं पूरा का पूरा नहीं बता दूंगी इसमें ये है इसमें वो है, क्योंकि वो बहुत वास्ट है और वो 1 घंटे या आधे घंटे की वीडियो में बताना इम्पॉसिबल है। तो उसमें क्या है, आपने वीडियो देख ली तो अच्छा आपको एक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, इसमें ये है इसमें ये है, सो दैट जब आप खुद से जाकर के चैप्टर पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आने लगेगा, अच्छा ये चैप्टर हमसे ये कहना चाहता है, इस चैप्टर में ये है। अदरवाइज जब आप पहली बार पढ़ोगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा। तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है, क्योंकि NIOS को बार बार पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है NIOS। इसके साथ कोई भी साइकोलॉजी की बुक, और सबसे इंपॉर्टेंट है PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको सारे आने ही चाहिए। और ये जब मैं तैयारी कर रही थी तो मेरे पास ना बहुत सारी PDF थी, मतलब SSC की भी करती थी मैं, DSSB की भी, PYQ सब कुछ मेरे फोन में रहता था, क्योंकि जहां से जो प्रैक्टिस मिल जाए मैं करती रहती थी। बट अभी जब से ज्वाइनिंग वगैरह सब हुई है ना, वो डॉक्यूमेंट्स फोन में आ गए, तो वो सारी चीजें खो गई हैं। बट एनी हाउ मैं ट्राई करूंगी कि डेफिनेटली ये जो है आपका सारी PDF, सारे पेपर, 1988 से शायद DSSB के, पता नहीं SSC के पेपर थे, वो सारे एक साथ थे, प्रीवियस क्वेश्चन। तो वो सारी PDF मेरे पास थी, तो बहुत प्रैक्टिस करी थी। तो मैं ट्राई करूंगी वो जो वीडियो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूं, और आप लोग जितना उसको शेयर कर सकते हो कर देना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और सेम ऐसे DSSB के भी पेपर थे मेरे पास, और वो ऐसे थे सब्जेक्ट वाइज, मतलब बहुत हेल्पफुल थे। खैर वो उस टाइम पे रीजनिंग के सारे क्वेश्चन एक तरफ, मैथ्स के क्वेश्चन एक तरफ, बहुत बड़ी PDF थी वो, करीब 1000 से ज्यादा पेजों की थी, कि मैथ्स के क्वेश्चन सारे एक तरफ थे, इंग्लिश के एक तरफ, हिंदी के एक तरफ। तो बहुत हेल्प मिल जाती थी पार्ट 1 के लिए, पार्ट 1 के लिए बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाती थी, ठीक है। क्योंकि NIOS तो अभी पेपर DSSB ने लेना शुरू करा है, तो मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगी कि वो आपको PDF मिल जाए और आपके यूज में आ जाए। और DSSB की PRT के लिए आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, ज्यादा बुकें मत पढ़ो, पर जितनी भी बुकें पढ़ो आप बार बार पढ़ो, और जितने मॉक लगा सकते हो मॉक टेस्ट दो, टेक्स्ट बुक पढ़ दो, बायजूस, जहां पे भी जो ऐप पे आपको मॉक टेस्ट मिल रहा है, मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा दो। जरूरी नहीं है सारे ऑथेंटिक हो, बट स्टिल हमको ना एक हैबिट हो जाती है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की, पढ़ने की, और थोड़ा सा माइंडसेट रहता है। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा करती है वेरी पेपर के लिए। मुझे लगता था ये सब बकवास है, क्या बातें होती है ये नहीं, लेकिन ये जरूरी है। आपका एक माइंडसेट होना चाहिए, पैटर्न फैमिलियर होना चाहिए, काफी सारी चीजों से आप होने चाहिए कि हाँ एक पेपर निकालना है। क्योंकि DSSB का सबसे बड़ा ड्रॉबैक अगर है यही, कि मान लो आप मैथ्स के क्वेश्चन कर रहे हो, मैथ्स में ही आपको 1 घंटा लग गया और आपने सेशन सबमिट करा, आप उसको दोबारा खोल के देख भी नहीं सकते, तो टाइम की बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो जाती है। और एक बार अगर आपने सेशन सबमिट कर दिया तो आप उसको दोबारा देख भी नहीं सकते हो, ठीक है। तो इसलिए प्रैक्टिस में होना बहुत जरूरी है कि टाइम से सारे आपके सेशन पूरे हो जाए। इसके अलावा आपकी कोई डाउट रहता है तो आप वो कमेंट करके पूछ सकते हैं।